154 भाई ऑन मी टक्कर का मुकाबला। अपने आसपास बैठे लोगों की बात सुनकर विराट ने अपना चाय का प्याला उठाया और उसकी चुस्की लेना शुरू किया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद उसने मैदान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, रक्षित एक 4 सितारों वाला दक्ष है और जिस रफ्तार से वो ट्रेनिंग कर रहा है बहुत जल्द वो 5वां सितारा भी हासिल कर लेगा। रही बात ध्रुव की, तो उसने कुछ वक्त पहले ही दक्ष रैंक हासिल किया है और रैंक के अलावा अगर शक्तियों की भी बात करें तो रक्षित की चांदी जैसे रंग की शक्तियां मेरे ख्याल में हम सभी ने देखी है और हम जानते हैं कि उसे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते कितनी अच्छी तरह से आता है। लेकिन सच कहूं तो ध्रुव की पर्पल शक्ति के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। अब आप ही लोग बताइए कि मुकाबला जीतने के ज्यादा चांसेस किसके हैं। विराट का जवाब सुनने के बाद रेहाना ने मन ही मन कुछ सोचते हुए कहा, इनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि छोटे लीडर ही जीतेंगे, क्योंकि दोनों के बीच का फासला कुछ सितारों का जो है। वही अपनी बात पूरी कहने के बाद विराट ध्रुव को देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने देखा कि कैसे ध्रुव इस वक्त पर्पल कलर की रोशनी से ढका हुआ था और फिर ध्रुव को देखते हुए विराट ने धीमी आवाज में खुद से कहा, सच कहूं तो अगर इस लड़ाई में रक्षित के सामने कोई और होता तो मैं ये जरूर मान लेता कि ये मुकाबला रक्षित ही जीतेगा। लेकिन मेरे सबसे छोटे भाई को चुनौतियां हमेशा से पसंद है। वो बचपन से ही अपनी शक्तियां छिपा कर रखता था और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम जो अपने सामने इस वक्त देख रहे हैं वो उसकी असली ताकत है। और इसलिए चाहे मैं किसी से ये कह न पाऊं, लेकिन मन ही मन में जानता हूं कि ये लड़ाई ध्रुव ही जीतेगा। वही उस मंच से दूर उस बड़े से मैदान में चांदी के रंग और पर्पल रंग की शक्तियों से 2 रास्ते बन गए थे, जिसमें दोनों भाई तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। फिर जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक आए तो दोनों ने मुस्कुराते हुए अपने हथियारों से सामने वाले पर हमला किया, जिसकी तेज आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। उस आवाज के तुरंत बाद दोनों की शक्तियां मैदान में फैलने लगी, जिससे पास ही चल रहे दूसरे मुकाबले के योद्धा घबराकर अलग हो गए, जिसके बाद मैदान के बीचों बीच एक बड़ा सा गोला बन गया। उस शक्ति से बने गोले के अंदर ध्रुव और रक्षित एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी ध्रुव ने देखा कि रक्षित का भाला उसकी तलवार पर हावी होने लगा, जिसके बाद ध्रुव ने एक हल्की सांस लेते हुए तलवार से रक्षित को थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन ये देखकर रक्षित ने अपना भाला जोर से घुमाते हुए अपने भाई पर हमला किया, जिससे बचने के लिए ध्रुव तुरंत अपनी तलवार उस भाले के सामने ले आया। दोनों हथियारों के दोबारा टकराने से एक बार फिर एक तेज आवाज पूरे मैदान में गूंज गई। तभी ध्रुव के बचाव को देखते हुए रक्षित ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या बात है छोटू, तू तो काफी ताकतवर हो गया है। ये कहकर रक्षित ने अपने हाथों में अपनी शक्तियां इकट्ठा करना शुरू किया और उन्हें तुरंत अपने भाले में भर दिया। रक्षित के ऐसा करते ही बिजली जैसी शक्तियां भाले से होते हुए ध्रुव की तलवार पर जाने लगी, जिससे ध्रुव का हाथ हल्का हल्का कँपकँपाने लगा। लेकिन इसके पहले कि उसकी पकड़ और कमजोर होती, ध्रुव ने तुरंत अपने शरीर से पर्पल शक्तियां निकालना शुरू किया और फिर उसकी मदद से ध्रुव ने अपने शरीर में फैलते बिजली के झटके को बाहर किया। ये देखकर रक्षित ने मुस्कुराते हुए ध्रुव की तरफ देखकर कहा, छोटू, तू शायद जानता है कि जब तेरा भाई मुकाबले के लिए मैदान में उतरता है तो फिर वो कोई रिश्ता नहीं देखता। मैं अपना पूरा जोर लगाकर ये मुकाबला करने वाला हूँ, इसलिए जरा संभल कर रहना। ये कहकर रक्षित ने एक बार फिर अपने भाले में शक्तियां भरना शुरू किया और फिर उसे तेजी से ध्रुव पर हमला करते हुए कहा, बिजली का नाच। और उसके ऐसा कहते ही अचानक उसके भाले से बिजली निकलकर 3 हिस्सों में बंट गई और ये हिस्से किसी 3 मुंह वाले बिजली के सांप जैसे दिखने लगे। वो बिजली के सांप दिखने में बहुत ही खतरनाक थे और फिलहाल अपने साथ बहुत सारी शक्ति लेकर सीधे ध्रुव की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर मैदान में मौजूद बाकी सभी लोग हैरान परेशान दिखने लगे, क्योंकि सभी ने रक्षित को बिजली के नाच का इस्तेमाल करते देखा था। वो सभी ये भी जानते थे कि आमतौर पर यह हमला रक्षित मुकाबले के आखिर में ही करता था और इसलिए सभी चौंक गए थे कि उसने इतनी जल्दी कैसे ये ताकतवर हमला कर दिया, और वो भी अपने सगे छोटे भाई के खिलाफ। इससे एक बात तो जरूर साफ हो गई थी कि रक्षित ये मुकाबला जल्द से जल्द खत्म करना चाहता था। ये हार सिर्फ मैदान में मौजूद लोगों का ही नहीं, बल्कि ऊंचे मंच पर बैठे योद्धा टोली के सबसे ताकतवर लोगों का भी था। तभी उसमें से किसी ने विराट की तरफ देखकर ध्रुव का मजाक बनाते हुए कहा, लीडर, लगता है आपका सबसे छोटा भाई ध्रुव तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया है। छोटे लीडर का ये हमला क्लास 2 की तकनीक है, जिसे संभालना किसी 4 सितारों वाले दक्ष के बस में भी नहीं होता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि छोटे लीडर ने मुकाबला शुरू होते ही ये हमला क्यों किया।
खैर जो भी है, अच्छा है कि मुकाबला जल्दी खत्म होने वाला है। इस पर उस योद्धा के पास बैठी रेहाना ने ध्रुव के बचाव में कहा, लीडर ये गलत बात है। छोटे लीडर अपनी ताकत का फायदा उठा रहे हैं क्योंकि कुछ सितारों का फर्क होने पर भी वो क्लास 2 की तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है। रेहाना की इस फिक्र को देखते हुए विराट मुस्कुराने लगा और फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, शायद तुम लोगों को अब तक समझ नहीं आया कि रक्षित को ये हमला करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। आमतौर पर तो सामने वाला आखिर में इतना कमज़ोर हो जाता है कि रक्षित का यह हमला ज़्यादा ताकतवर न होने के बावजूद असरदार साबित होता है। लेकिन यहाँ रक्षित के सामने कोई आम योद्धा नहीं, बल्कि अरेंद्र शौर्य के साहिबजादे हैं जो आखिरी पल तक हार नहीं मानने वाले। इसलिए रक्षित ने मुकाबला जल्दी खत्म करने के लिए ये हमला किया, ताकि बाद में उसका यह हमला बेकार साबित न हो जाए। और सच कहूँ तो अगर उसकी जगह में होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। ये सुनकर सभी मुस्कुराने लगे और मन ही मन ये दुआ करने लगे कि ध्रुव रक्षित के इस ताकतवर हमले को कैसे भी करके झेल पाए। वही मैदान में इस वक्त ध्रुव रक्षित के इस क्लास 2 के हमले से हैरान हो गया था, लेकिन साल भर की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उसका दिमाग मुश्किल पलों में भी शांत रहना सीख चुका था। इसलिए ध्रुव ने सबसे पहले तो एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपने शक्तियों के बवंडर से पर्पल तिलिस्मी रोशनी को बाहर निकालकर अपनी तलवार में भरना शुरू किया। फिर उसके ऐसा करते ही अचानक उसकी काले रंग की तलवार के चारों तरफ एक पर्पल रंग की आग जलने लगी। इस आग से हुआ ये कि रक्षित का बिजली का झटका ध्रुव की तलवार से होते हुए उसके शरीर में नहीं जा पाया और इस वजह से ध्रुव उस झटके से बच गया। उसके बाद जैसे ही दोनों ने अपने शक्तियों भरे हथियार से एक दूसरे पर हमला किया तो हथियारों के टकराते ही उस मैदान में एक तेज धमाका हुआ, जिससे आसपास की चट्टानों तक में दरार पड़ गई। फिर जैसे ही उस धमाके से निकली रोशनी धीरे धीरे कम हुई तो लोगों ने देखा कि दोनों भाइयों के हथियार आपस में टकरा गए थे और तभी अचानक रक्षित ने पलक झपकते ही अपना भाला ऊपर उठाया और ध्रुव की तलवार पर लगातार हमला करना शुरू किया। जैसे जैसे बिजली से भरा भाला ध्रुव की तलवार से टकराता गया तो ध्रुव को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो लगातार पीछे होता रहा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, भाले के ताकतवर हमलों से ध्रुव की तलवार की पर्पल आग भी अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। वही ध्रुव को अपने ताकतवर हमलों की वजह से पीछे हटते देख रक्षित मुस्कुराने लगा, लेकिन फिर भी उसने हमलों पर लगाम नहीं लगाई, बल्कि जैसे ही ध्रुव उससे थोड़ा दूर हुआ तो रक्षित ने एक बार फिर अपने भाले में शक्तियां भरते हुए ध्रुव पर फिर ताकतवर हमला किया, जिससे उसकी तलवार में जल रही थोड़ी बहुत पर्पल आग पूरी तरह से बुझ गई। लेकिन रक्षित तब भी नहीं रुका और उसने लगातार ध्रुव पर अपने भाले से हमला करना जारी रखा। वहीं दूसरी ओर ध्रुव को मौका ही नहीं मिल रहा था कि वो रक्षित पर हमला कर पाए, क्योंकि उसे लगातार रक्षित के ताकतवर हमलों से बचना पड़ रहा था। फिर देखते देखते ध्रुव पीछे होता गया और फिर जैसे ही रक्षित ने भाले से ध्रुव की तलवार पर एक जोर का वार किया तो ध्रुव के हाथ से उसकी तलवार अचानक उछलकर हवा में घूमते हुए सीधे जमीन पर आकर गिर गई। ये देखकर वहां मौजूद सभी घबराने लगे और तभी रक्षित ने ध्रुव को देखकर मुस्कुराते हुए उससे कहा, छोटू, ये मुकाबला यही खत्म हुआ। ध्रुव के हाथ से उसका हथियार छूटते देख मैदान में मौजूद सभी लोग समझ गए थे कि मुकाबला लगभग खत्म हो गया था, क्योंकि तलवार हाथ से छूटने का मतलब था हार की तरफ कदम बढ़ाना। आमतौर पर यही माना जाता था, लेकिन ध्रुव के लिए तो ये मुकाबले की शुरुआत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ताकतवर तलवार जो योद्धाओं की लड़ने में मदद करती थी, असलियत में ध्रुव की शक्तियों को बांध कर रखने का काम करती थी। और अब जो ध्रुव के हाथ से वो काले रंग की तलवार छूट गई थी तो इसका मतलब उसके शरीर के रोम रोम में बसी शक्तियां जो उस तलवार की वजह से बंधी हुई थी, एक झटके में उस बंधन से छूटकर तेजी से ध्रुव के शरीर में फैलने लगी। वैसे तो ध्रुव ने अपने भाई रक्षित की बात सुनी थी, लेकिन वो अब अपने शरीर में इतनी शक्तियां महसूस करने लगा कि उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसके साथ उसने अपने भाई से कहा, क्या बात कर रहे हो भैया, अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है। वही ध्रुव की बात सुनकर और उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर रक्षित हैरान हो गया, जिसके बाद उसने अपने भाले को ध्रुव की तरफ पूरी ताकत से फेंकना चाहा, लेकिन उसके पहले ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अपना पैर जोर से जमीन पर पटका, जिसके तुरंत बाद एक छोटा सा धमाका हुआ और ध्रुव रक्षित के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। मैदान में मौजूद सभी लोग ध्रुव की इस रफ्तार को देखकर हैरान हो गए और सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव की रफ्तार अचानक से कैसे इतनी ज्यादा बढ़ सकती थी।
अगर वो ध्रुव को अपने सामने लड़ते हुए नहीं देख रहे होते तो शायद इस बात पर भरोसा कर लेते कि ध्रुव ने रफ्तार बढ़ाने की शायद कोई दवा खाई हो। लेकिन फिलहाल तो ध्रुव ने ऐसा कुछ नहीं किया था और उसके बावजूद वो इतना तेज हो गया था। ध्रुव की इस रफ्तार को देखकर सिर्फ वहां मौजूद लोग ही हैरान नहीं थे, बल्कि उसका भाई भी उसे पलक झपकते ही अपनी आंखों के ठीक सामने देखकर दंग रह गया था। वो अपने हाथों में अभी भी अपना भाला पकड़ा हुआ था जिसे उसने तेजी से घुमाना शुरू किया, जिसके बाद उस गोल घूमते भाले से बिजली की धारियां निकलने लगी। ये देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दोबारा अपना पैर जमीन पर पटका और वो रक्षित के हमले से बचते हुए एक बार फिर उससे दूर चला गया। उसे इतनी दूर देखकर रक्षित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई ताकत उसे ध्रुव की तरफ खींच रही थी। फिर इसके पहले कि वो इस ताकत के खिलाफ हो पाता, वो न चाहते हुए भी खींचता हुआ ध्रुव की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी ओर ध्रुव अपने भाई पर वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल होते देख मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने फिर से अपना पैर जमीन पर पटका और वो एक झटके में रक्षित के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। फिर उसने रक्षित के घबराते चेहरे को देखते हुए उससे कहा, भैया, मेरी ताकत और दिलचस्पी मेरे हथियार में नहीं है, बल्कि मुझे तो दो हाथ करने में मजा आता है। ये कहते हुए ध्रुव ने तुरंत अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लिया और फिर उसने मुट्ठी पर पर्पल तिलिस्मी रोशनी लाते हुए रक्षित के सीने पर एक जोर का वार किया। वो वार इतना तेज होने वाला था कि उसकी हवा को काटने की आवाज रक्षित के कानों में जैसे ही पड़ी तो उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी, जिसके चलते उसने तुरंत अपने सीने से एक चांदी के रंग की रोशनी को बाहर निकाला, जो बाहर निकलकर एक ढाल बन गई। उस ढाल को बनते देख ऊंचे मंच पर बैठे लोगों में खलबली मचने लगी और तभी रेहाना के पास बैठे विराट ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, बाप रे, रक्षित को चांदी की ढाल का इस्तेमाल करना पड़ गया, इसका मतलब वो सचमुच छोटू के हमले से घबरा गया है। ये कहकर उसकी नज़र मैदान में पड़ी काले रंग की बड़ी तलवार पर पड़ी, जिसे छोड़ते ही ध्रुव अचानक से इतना ताकतवर हो गया था। इस बारे में सोचते हुए अचानक से विराट ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था, छोटू हमेशा अपनी शक्तियां छुपा कर रखता है। हाँ, रक्षित ने उसकी तलवार से उसकी ताकत को आंकने की गलती की और अब नतीजा सबके सामने है। क्या सभी लोगों ने देखा कि कैसे तलवार हाथ से छूटते ही ध्रुव की रफ्तार और शक्तियां अचानक से 30-40% बढ़ गई। विराट के मुंह से ये सुनते ही उसके आसपास बैठे लोग हैरान हो गए, जिनमें से एक रेहाना भी थी। वो लोग इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ध्रुव की ताकत बढ़ने की वजह जमीन पर पड़ी अजीब सी दिखने वाली तलवार थी। वहीं मैदान में ध्रुव ने रक्षित की चांदी की ढाल देख ली थी, लेकिन उसके बावजूद उसने अपना हमला नहीं रोका, बल्कि उसने तो और ताकत लगाते हुए उस ढाल पर जोर का मुक्का जड़ दिया और उसकी मुट्ठी जैसे ही चांदी की ढाल से टकराए तो एक तेज आवाज सुनाई दी, जिसके बाद दोनों की शक्तियां मैदान में 10 मीटर के दायरे में फैलने लगी। फिर वो शक्तियां मैदान में फैलते फैलते अचानक से रुक गई, जिसके बाद ध्रुव और रक्षित के शरीर पीछे की तरफ जाने लगे, जैसे दोनों को एक तेज बिजली का झटका लगा हो। पीछे जाते हुए रक्षित ने ध्रुव की तरफ देखकर उससे चिल्लाते हुए कहा, छोटू, मैंने सच में उम्मीद भी नहीं की थी कि तुझे ऐसी तकनीक भी पता होगी, लेकिन कोई बात नहीं, तेरी ताकतवर तकनीकों के बावजूद हमारी शक्तियों में इतना फासला है कि तू मेरी इस ढाल को तोड़ ही नहीं पाएगा। चाहे तो एक बार फिर कोशिश करके देख ले, आखिर क्या होगा दोनों भाइयों के इस टक्कर के मुकाबले का नतीजा। 155 बाय, उसका फैसला भी अभी हो जाएगा। अपने भाई की बात सुनने के बाद ध्रुव मुस्कुराने लगा और उसने इसी मुस्कुराहट के साथ अपने बड़े भाई रक्षित को जवाब दिया, भैया, उसका फैसला भी अभी हो जाएगा। ये कहकर उसने एक बार फिर अपनी वैक्यूम हैंड तकनीक का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार वो रक्षित को अपने पास नहीं बल्कि पीछे की तरफ धकेल रहा था। उसके इस हमले से रक्षित हैरान हो गया और वो खुद को संभाल ही नहीं पाया। फिर वो खुद को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन ध्रुव के हमले की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर कैसे रुका जाए। ध्रुव का बड़ा भाई लगातार पीछे जाता गया और उसकी खुद को रोकने की कोशिश की वजह से जमीन पर उसके पैर घिसटने के बहुत गहरे निशान बनने लगे। उस मैदान में पैरों के घिसटने की वजह से काफी धूल भी उड़ने लगी, जिसमें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। फिर ध्रुव से काफी दूर होने के बाद अचानक से उसे महसूस हुआ कि वो अपने शरीर को काबू कर पा रहा था और इसलिए उसने तुरंत रोकते हुए अपना भाला ध्रुव की तरफ फेंकना चाहा, लेकिन फिर उसने देखा कि उसका भाला ऊपर उठ ही नहीं रहा था। रक्षित को समझ नहीं आया कि आखिर उसका भाला ऊपर क्यों नहीं उठा रहा था। फिर जैसे ही धूल छटी तो उसने देखा कि ध्रुव उसके बिल्कुल करीब खड़ा हुआ था
और उसने ही रक्षित के भाले को पकड़ कर रखा था। इस बात से रक्षित दंग रह गया और तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भैया, लगता है आपने सामने वाले को अपने से कम समझने की गलती कर दी। ये कहकर ध्रुव ने तुरंत उस भाले को रक्षित के हाथ से खींचा और उस पर ही तान दिया, और ये सब इतनी जल्दी हुआ कि रक्षित ध्रुव के इस वार से बच ही नहीं पाया। इस वक्त मैदान में एक अजीब सन्नाटा छा गया था और मैदान में मौजूद सभी लोग अपनी आंखें बड़ी करके ध्रुव को देख रहे थे। सभी लोग ध्रुव के इस हमले से दंग रह गए थे और इस बात से भी कि कैसे कुछ पल में मुकाबले का नतीजा ही बदल गया था। योद्धा टोली के लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका लीडर और ध्रुव का बड़ा भाई रक्षित, जिसकी बराबरी टोली का कोई योद्धा नहीं कर पाता था, आखिर अपने छोटे भाई ध्रुव से हार कैसे गया। और ये वो छोटा भाई था जो उससे तकरीबन 7-8 साल छोटा था। वही मैदान में हैरान खड़ा रक्षित धीरे धीरे वापस होश में आया और उसने ध्रुव को मुस्कुराते हुए देखा। वो समझ गया था कि ध्रुव ये मुकाबला जीत गया था और इसलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से हल्की सी उदासी के साथ कहा, छोटू, तू तो सच में छुपा रुस्तम निकला। तूने इतनी अच्छी तरीके से अपनी शक्तियों को छुपाया कि मुझे लगा ही नहीं कि तू इतना ताकतवर भी हो सकता था। सच कहूं तो इस मुकाबले में तूने जो ताकत दिखाई है वो किसी एक सितारों वाले दक्ष जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। इस पर ध्रुव ने अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए रक्षित से कहा, भैया, वो तो बस मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये कहकर ध्रुव ने रक्षित के भाले को जोर से जमीन पर गड़ा दिया, जिसके बाद वो अपनी काली रंग की तलवार के पास जाने लगा जो उससे थोड़ी ही दूरी पर थी। वो उसके पास पहुंचकर तलवार उठाने ही वाला था कि अचानक रक्षित उसके बिल्कुल नजदीक आ गया और उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव को वो काले रंग की तलवार उठाने से रोक दिया। फिर जैसे ही ध्रुव ये समझने की कोशिश करने लगा कि आखिर रक्षित ने उसे ऐसा करने से क्यों रोका, तो रक्षित ने उसके चेहरे की हैरानी देखकर खुद वो काली बड़ी तलवार उठाते हुए ध्रुव से कहा, इसे मैं भी तो इस्तेमाल करके देखूं, क्योंकि ये तलवार कुछ अजीब लग रही है। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और फिर वो एक कदम पीछे हो गया ताकि उसका बड़ा भाई उस काली तलवार को अच्छे से देख सके। फिर तो रक्षित से इंतजार न हुआ और उसने तलवार को कसकर पकड़ते हुए जमीन पर से जैसे ही उठाया तो उसके चेहरे का रंग ही बदल गया। वो तलवार उठाते ही रक्षित ने महसूस किया कि उसके शरीर में बहती बिजली जैसी शक्ति अचानक से किसी कछुए की तरह धीरे हो गई थी। ये बात समझते हुए रक्षित ने आवाज में हैरानी के साथ कहा, ये तलवार तो सच में बहुत अजीब है। और इतना कहकर उसने देखा कि वो तलवार सिर्फ बहुत अजीब ही नहीं थी बल्कि काफी ज्यादा भारी भी थी, जिस वजह से उसके हाथ की नसें बाहर आने लगी और साथ ही उसका चेहरा भी लाल होने लगा। फिर जैसे एक पल उस तलवार को पकड़ने के बाद उसके हाथ थोड़े कपकपाने लगे, जिसके बाद उसने अपने दोनों हाथों से उस तलवार को पकड़कर उसे अपने अगल बगल में चलाकर देखा। उस तलवार के भार को महसूस करने के बाद रक्षित ने मुस्कुरा रहे ध्रुव को देखकर उससे सवाल किया, बाप रे बाप, तू इस तलवार का इस्तेमाल कर मुझसे लड़ कैसे रहे थे? ये तो कितनी भारी है। उद्धरण चिन्ह। रक्षित इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था कि ध्रुव ने न सिर्फ उससे मुकाबला जीता था बल्कि वो तो इतनी भारी तलवार पकड़कर उससे मुकाबला कर रहा था जिसे शायद ज्यादा देर तक पकड़ा भी न जा सके। वही अपने भाई के चेहरे की हैरानी को देखते हुए ध्रुव मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगा, जिसके बाद उसने रक्षित के हाथों से वो तलवार लेकर उसे अपनी पीठ पर टांग दिया। उस तलवार को जैसे ही रक्षित ने ध्रुव को पकड़ाया तो उसे अपनी शक्तियां वापस बढ़ते हुए समझ आई, लेकिन वो इसकी वजह का पता नहीं लगा पा रहा था। फिर रक्षित ने अपनी हैरानी को उड़न छू करते हुए ध्रुव की तरफ देखकर खुश होते हुए उससे कहा, छोटू, काबिले तारीफ है तेरी ताकत, उस लारा जयान को तो मजा चखा कर रहना। अंधी है वो जो तुझे कमजोर समझ रही थी। अरे कौन है इस ओहान साम्राज्य में ऐसा जो मेरे भाई से बेहतर हो? मुझे नहीं लगता है कोई भी होगा। इस पर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, ऐसा नहीं है भैया। कहीं दूर क्यों जाना, अपने घर को ही देख लो। ईरा मुझसे ज्यादा ताकतवर है, या फिर कम से कम मुझसे कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। ईरा का नाम सुनकर रक्षित एक पल के लिए थम गया, जिसके बाद उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ईरा? हाँ, उस लड़की से तो मिले हुए काफी वक्त हो गया। अब तो वो बहुत खूबसूरत हो गई होगी ना? वैसे मुझे याद है जब वो थोड़ी छोटी थी तब भी मेसोडोरिया के लड़के उसके पीछे लट्टू हो जाते थे, लेकिन वो तो हमेशा से तुझे ही चाहती थी। अपने भाई के मुंह से ईरा की खूबसूरती का जिक्र सुनकर ध्रुव को भी उसका चेहरा याद आ गया, जिस वजह से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। फिर ध्रुव ने मुस्कुराकर अपनी पीठ पर टंगी तलवार को छूते हुए अपने भाई से कहा, अगर आगे कभी मौका मिला तो मैं उसे जरूर उसे आप लोगों से मिलवाने लाऊंगा।
लेकिन फिलहाल मुझे कुछ जरूरी काम है जिसके लिए मुझे आपकी और विराट भाई की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर रक्षित ने तुरंत अपने भाई से कहा, अच्छा, कोई जरूरी काम है, कोई बात नहीं, तू बता हमें और हम दोनों उस काम को संभाल लेंगे। और अगर ऐसा कोई काम हुआ जो हम नहीं कर पाए तो भी हम तेरी मदद जरूर करेंगे। अपने भाई के मुंह से मदद के लिए हाँ सुनकर ध्रुव खुश हो गया और उसने इसी खुशी में अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो लोग मैदान का मुकाबला खत्म करके एक बड़े से हॉल में चले गए जहां तीनों भाई मिलकर ध्रुव की परेशानी के बारे में बात करने लगे। वो तीनों उस हॉल में आसपास बैठे हुए थे और तभी बेला हॉल के अंदर एक ट्रे लेकर आई जिसमें चाय के 3 प्याले रखे हुए थे। अंदर आने के बाद बेला ने बारी बारी तीनों भाइयों के हाथों में चाय के प्याले पकड़ा दिए और फिर वो चुपचाप जाकर ध्रुव के पीछे खड़ी हो गई। तभी ध्रुव के बड़े भाई रक्षित ने चाय का प्याला उठाकर उसमें से एक चुस्की लेते हुए ध्रुव से कहा, छोटू, तुझे क्या जरूरी काम है, बता तो जरा। विराट भाई और मैं देखते हैं कि हम कैसे तेरी मदद कर सकते हैं। ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपने भाई से धीमी आवाज में कहा, सच कहूं तो मैं टाइगर डेजर्ट एक चीज की तलाश में आया हूं। इस पर विराट ने तुरंत ध्रुव से सवाल किया, एक चीज, कैसी चीज? विराट के सवाल पर ध्रुव ने पहले तो अपने आसपास देखा और फिर आगे आकर उसने फुसफुसाते हुए अपने भाइयों से कहा, वो चीज बहुत खास है, उसका नाम है दिव्य रोशनी। दिव्य रोशनी का जिक्र ध्रुव के मुंह से सुनते ही अचानक हॉल में मौजूद सभी लोग एकदम से चुप हो गए। फिर विराट और रक्षित ने एक दूसरे को देखकर ध्रुव से सवाल करते हुए कहा, दिव्य रोशनी? लेकिन छोटू, उसकी तलाश तुझे क्यों है? वो तो किसी हकीम के काम आएगी न, उसे हासिल करके तू क्या करेगा? इस पर ध्रुव मुस्कुराने लगा और फिर उसने एक बार और आगे आकर अपने भाइयों से फुसफुसाते हुए कहा, मुझे दिव्य रोशनी की जरूरत इसलिए है क्योंकि मैं भी एक हकीम हूँ। ये सुनते ही रक्षित के मुंह से चाय का फव्वारा छूट गया, जिसके लिए पहले तो उसने सभी से माफी मांगी और फिर उसने हड़बड़ाते हुए ध्रुव से कहा, क्या तू एक हकीम भी है? अपने भाइयों की हैरानी को देखकर ध्रुव बहुत खुश हुआ और फिर उसने रक्षित को जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझमें हकीम बनने की काबिलियत थी, और जब मैं मेसोडोरिया में था तब एक गुरु से मिला जिन्होंने मुझे हकीम के गुर सिखा दिए। ध्रुव के मुंह से ये बात जानकर उसके भाई हैरान तो हुए थे, लेकिन उससे भी ज्यादा खुश दिखाई देने लगे और इसी खुशी में उन्होंने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या बात है ध्रुव, लाजवाब, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे शौर्य दल में भी कभी कोई हकीम निकलेगा। तूने तो ये खबर सुनाकर हमारा दिन ही बना दिया। लेकिन दिल खोलकर खुश होने के बाद विराट के चेहरे पर से खुशी गायब होने लगी और उसने हल्की परेशानी के साथ ध्रुव से कहा, छोटू, दिव्य रोशनी बहुत खास तो है ही, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। वैसे तो हम इस शहर में बहुत वक्त से रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने आज तक किसी के मुंह से दिव्य रोशनी का जिक्र नहीं सुना। ये सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और फिर उसने मुस्कुराते हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी में से एक नक्शा निकालकर सामने रखी टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने नक्शा खोलकर उसमें बने आग के निशान की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं ये नक्शा हासिल कर पाया। ये देखिए, इसमें जो ये आग के निशान बने हुए हैं, इन जगहों पर दिव्य रोशनी के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे पैजर शहर के आसपास का इलाका अच्छे से नहीं पता, और इसलिए मैं इस जगह का पता ही नहीं लगा पाया। तो मेरे प्यारे बड़े भाइयों, मैं जानना चाहता हूँ कि क्योंकि आप दोनों को यहाँ रहते रहते काफ़ी वक्त बीत गया है, तो क्या आपको पैजर शहर के आसपास की कोई अजीब या अनजान जगह पता है जहाँ ये आग का निशान हो सकता है? ध्रुव की बात सुनने के बाद सबसे बड़े भाई विराट ने उस नक्शे को अच्छी तरह से देखा और फिर हैरान होते हुए ध्रुव से कहा, ये नक्शा तो कमाल का है। सच कहूँ तो ये पहली बार होगा जब मैंने टाइगर डेजर्ट का ऐसा कोई नक्शा देखा है। वही बड़े भाई की बात सुनने के बाद रक्षित ने भी उस नक्शे पर नजर मारी और फिर उस नक्शे पर बने आग के निशान को ध्यान से देखते हुए कहा, बात तो बिल्कुल सही है विराट भाई की। ये नक्शा बनाने वाला टाइगर डेजर्ट के कोने कोने से वाकिफ लगता है। वैसे ये जो आग का निशान बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये पैजर शहर का पूर्वी इलाका है। इस पर विराट ने रक्षित की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हाँ, ये बिल्कुल सही है। मेरा मतलब है, वैसे तो ये पूर्वी नहीं, दक्षिण पूर्वी इलाका है, लेकिन जितना मुझे ध्यान है, पैजर शहर के इस हिस्से में तो कोई अनोखी या अजीब जगह नहीं है। ये सुनकर रक्षित ने भी अपना सिर हिलाते हुए विराट की बात में हामी भरते हुए कहा, सच में उस इलाके में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। बल्कि एक बार तो मैं अपने योद्धाओं के साथ कुछ दिनों के लिए उस इलाके में गया भी था, लेकिन मुझे तो ऐसी कोई जगह नहीं दिखी।
दोनों भाइयों के पास बैठा ध्रुव दोनों को अपना सिर हिलाते हुए देख रहा था, जिस वजह से उसके चेहरे पर हल्की मायूसी झलकने लगी। अपने दोनों भाइयों की बात सुनकर ध्रुव को ऐसा लगने लगा कि शायद दिव्य रोशनी का आसपास कोई नामो निशान ही नहीं था, और इस वजह से उसने अपना सिर झुका लिया। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने अपना सिर झुकाया तो उसके पीछे खड़ी बेला ने आगे आते हुए ध्रुव से कहा, वैसे पैंजर शहर के पूर्वी इलाके में कुछ तो अजीब है, मैंने खुद महसूस किया था। बेला के मुंह से ये बात सुनते ही ध्रुव ने तुरंत अपना सिर उसकी तरफ किया और फिर उससे सवाल पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो बेला? जरा खुलकर बोलो। ध्रुव के साथ ही इस वक्त उसके बगल में बैठे रक्षित और विराट भी काफी हैरान दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे से ये साफ समझ आ रहा था कि वो दोनों इस बारे में कुछ नहीं जानते थे। और अब जो तीनों भाइयों की नज़र बेला के मासूम से चेहरे पर पड़ी तो वो बेचारी डरने लगी। और फिर उसने डरते हुए ध्रुव से हिचकिचाती आवाज में कहा, मतलब शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन 6 महीने पहले मुझे पैंजर शहर के पूर्वी इलाके में एक बहुत अजीब सी ताकत महसूस हुई थी। इस पर विराट ने तुरंत बेला पर शक करते हुए उससे सवाल किया, तुम्हें कैसे पता? तुम्हारी शक्तियां तो उस लायक है ही नहीं कि तुम अपने आसपास की ताकतों को महसूस कर पाओ। ये सुनकर बेला और ज्यादा घबरा गई। फिर उसने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर फुसफुसाते हुए ध्रुव से कहा, मैं नहीं जानती कि वो कैसे हुआ था, लेकिन मुझे पैंजर शहर के उस इलाके में अपने शरीर में अचानक कुछ महसूस होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति मेरे आसपास थी जो मुझसे किसी तरह जुड़ी हुई थी, जैसे कि उसका और मेरा खून एक जैसा था। वो शक्ति इतनी ताकतवर लग रही थी कि रेगिस्तान योद्धा टोली के लीडर भी उसके सामने कमजोर लगने लगे। क्या ध्रुव को पैंजर शहर के पूर्वी इलाके में दिव्य रोशनी मिलेगी? 156 आखिर कहाँ हो सकती है ये दिव्य रोशनी? बेला की बात सुनने के बाद ध्रुव के बड़े भाइयों के चेहरे पर हल्की घबराहट दिखाई देने लगी थी। वो जानते थे कि रेगिस्तान योद्धा टोली का लीडर एक महादक्ष था। इसका मतलब बेला जिसकी बात कर रही थी वो महादक्ष रैंक के भी ऊपर था। इतने में विराट ने कुछ सोचते हुए बेला से सवाल किया, कहीं वो अजीब सी शक्ति नागरानी हिनिसा की तो नहीं थी? ये कहते वक्त उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, क्योंकि हिनिसा जैसी ताकतवर औरत के लिए पैंजर शहर को जलाकर राख कर देना कोई बड़ी बात नहीं थी। और विराट यही सोच रहा था कि आखिर कैसे हिनिसा पैंजर शहर के आसपास घूम रही थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी। वही अपने भाई के मुंह से हिनिसा का नाम सुनकर रक्षित के चेहरे का भी रंग उल्टा समझ आया। टाइगर डेजर्ट के आसपास के इलाके में ये नाम उतना ही जाना माना था जितना कि ओहान साम्राज्य में गोलियों के राजा कहे जाने वाले शांडिल का नाम। विराट की बात पर बेला ने अपना सिर हिलाते हुए उसे धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकती, लेकिन शायद वो हिनिसा ही थी जो 6 महीने पहले पैंजर शहर के पूर्वी इलाके में आई थी। लेकिन लगता है वो वहां सिर्फ एक रात के लिए ही आई थी, क्योंकि मुझे उस रात पूर्वी इलाके से बहुत अजीब शक्तियां महसूस हो रही थी। बल्कि मुझे तो ये भी समझ आ गया था कि अगली सुबह वो वहां से चली गई थी, क्योंकि वो अजीब सी शक्ति भी उसके साथ ही गुम हो गई थी। और मुझे ये भी लगता है कि शायद उस रात वो जख्मी हालत थी। बेला के मुंह से 6 महीने पहल की कहानी सुनते हुए ध्रुव ने उससे तुरंत सवाल किया, क्या तुम मुझे वो जगह बता सकती हो जहां वो उस रात रुकी थी? इस पर बेला ने कुछ सोचते हुए ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, शायद वैसे तो उस बात को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो हिनिसा ही थी तो फिर जरूर उसकी शक्तियों का कोई न कोई हिस्सा उस जगह पर अभी भी होगा जिसका मैं पता लगा सकती हूँ। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, क्योंकि वो अपनी सच्चाई को बिल्कुल पसंद नहीं किया करती थी। लेकिन कहीं न कहीं उसका ये अभिशाप ध्रुव के लिए फायदेमंद साबित होता, इसलिए वो अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर आई और फिर उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अगर आप वहां सच में जाना चाहते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सही जगह पर ले जा सकूं। बेला की इस बात को सुनकर ध्रुव खुश हो गया और उसने बेला को जवाब दिया, बिल्कुल, मैं उस जगह पर जाना चाहता हूं बेला, और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरी मदद करने के लिए राजी हुई। हम कल ही जाकर वो जगह देख कर आते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हिनिसा इस इलाके की तरफ खींची चली आ सकती है तो हो सकता है कि दिव्य रोशनी भी शायद उस जगह के आसपास ही हो। इसके बाद वो लोग खाने के लिए तैयार हुए, लेकिन ध्रुव के मन में आने वाले कल का उत्साह काफी ज्यादा था, जिस वजह से वो इंतजार भी नहीं कर पा रहा था कि कब ये दिन गुजरे और ध्रुव जल्द से जल्द उस जगह की तलाश में निकल सके जहां दिव्य रोशनी मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। फिर अगले दिन ध्रुव बेला की मदद से दिव्य रोशनी को ढूंढने के लिए
पैजर शहर के पूर्वी इलाके में गया, जो कि टाइगर डेजर्ट का भी पूर्वी इलाका था। लेकिन ध्रुव के दोनों भाइयों को मन ही मन बेला पर थोड़ा शक हो रहा था और इसलिए वो ध्रुव के साथ चलने को राजी हो गए। लेकिन इतना ही नहीं, वो अपने साथ टोली के 10 सबसे अच्छे योद्धा भी लेकर गए, क्योंकि अगर गलती से भी नागरानी हिनिसा उस इलाके में थी तो उससे निपटना तीनों भाइयों के बस में तो बिल्कुल नहीं होता। वही पूर्वी इलाके के सुनहरे से दिख रहे रेगिस्तान में ध्रुव चलते चलते देख रहा था कि उसके सामने एक बहुत ही मामूली सा रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। वो इस बात से काफी हैरान भी था कि आखिर ऐसी मामूली सी जगह पर कैसे दिव्य रोशनी जैसी खास चीज हो सकती थी। लेकिन फिलहाल तो ध्रुव को नहीं लग रहा था कि इस जगह पर दिव्य रोशनी का कोई भी निशान था, इसलिए उसने बेला की तरफ मुड़कर उससे सवाल किया, बेला, तुम्हें पक्का याद है न कि यही वो जगह थी, या फिर तुम्हें वो अजीब सी शक्ति कहीं और महसूस हुई थी? इस वक्त ध्रुव के पीछे खड़े विराट और रक्षित भी उसकी हैरानी को समझ रहे थे, क्योंकि ध्रुव के भाइयों और उनके साथ आए योद्धाओं का भी वही हाल था जो इस वक्त ध्रुव का हो रखा था। बल्कि योद्धा टोली के योद्धा तो शक की नज़र से बार बार बेला की तरफ देखे जा रहे थे कि कहीं वो उन्हें किसी खतरे की तरफ तो नहीं ले जा रही थी। और इस शक की वजह ये थी कि ये योद्धा पैजर शहर में बहुत सालों से रह रहे थे और वो जानते थे कि इस जगह में ऐसा तो कुछ खास नहीं था जैसा कि बेला ने ध्रुव को बताया था। बल्कि इनमें से कुछ योद्धा तो किसी ज़रूरी काम से पहले भी यहाँ आ चुके थे, लेकिन उन्हें तो इस इलाके में कोई खास चीज़ का निशान तक नहीं दिखा था। तभी योद्धाओं के शक को नज़रअंदाज करते हुए बेला, जो आम तौर पर काफ़ी डरी सहमी सी रहती थी, उसने हिम्मत जुटाकर ध्रुव को देखते हुए कहा, हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि मुझे वो अजीब सी शक्ति इस इलाके में ही महसूस हो रही थी, और मैं गलत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वैसा एहसास मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी परेशानी झलकने लगी और वो रेत के एक टीले पर खड़ा होकर चारों ओर फैली रेत की खामोशियों को देखने लगा, जिसके बाद उसके चेहरे पर हल्की उदासी भी छा गई। इतने में अचानक विराट ने कुछ सोचकर नीचे झुककर अपने आसपास देखना शुरू किया और फिर उसने अपनी मुट्ठी में थोड़ी रेत इकट्ठा कर उसे धीरे धीरे फिसलते देख ध्रुव से कहा, इस जगह पर कोई खास इमारत या फिर किसी तरह की खास गुफा तो नहीं है, लेकिन अगर बेला इतने भरोसे के साथ ये कह रही है तो मुझे लगता है कि वो शक्ति जमीन पर या फिर आसमान में तो नहीं होगी। तो बची सिर्फ एक जगह जहां वो हो सकती है, और वो जगह है जमीन के ठीक नीचे। अपने बड़े भाई के मुंह से ये बात सुनकर ध्रुव काफी हैरान हो गया और उसने इसी हैरानी में विराट से सवाल किया, भैया, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि दिव्या रोशनी जमीन के नीचे होगी? इस पर विराट के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने ध्रुव को जवाब देते हुए कहा, हाँ, वैसे देखा जाए तो ऐसे बहुत से ताकतवर लोग हैं जो हवाओं को तोड़ मरोड़ कर रेगिस्तान में ऐसा जादू कर सकते हैं जिससे लोगों की आंखें आसानी से धोखा खा जाए। लेकिन पैजर शहर के आसपास की हवा इतनी ताकतवर नहीं है कि उसका इस्तेमाल ऐसे अनोखे अजूबे बनाने के लिए किया जा सके। इसलिए अगर हम इस बात को अलग कर दें तो एक ही जगह है जहां हमारी आंखें आसानी से नहीं पहुंच सकती, और वो जगह है जमीन के ठीक नीचे। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और धीरे से जमीन पर कदम रखने के बाद कुछ महसूस करते हुए विराट से कहा, लेकिन भैया, अगर वो जमीन के नीचे भी है तो हम रेगिस्तान खोदकर अंदर कैसे जाएंगे? इस पर विराट ने ध्रुव को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूं कि हम नीचे नहीं जा सकते, और अगर हम रेगिस्तान में गड्ढे खोदते गए तो हमें रेत के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन नागरानी हिनिसा अगर इस इलाके में छुपी हुई थी, इसका मतलब यहाँ कोई न कोई खुफिया रास्ता तो जरूर होना चाहिए। वैसे मुझे तो इस बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन हमारी टोली में कुछ लोग हैं जो शायद इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर हम उन्हें ये इलाका दिखा दे तो शायद उनके लिए वो खुफिया रास्ता खोजना ज्यादा मुश्किल न हो। विराट की इस बात से ध्रुव के चेहरे पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने अपने बड़े भाई को देखते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे उन्हें परेशान करना ही होगा भैया। इतना कहकर ध्रुव ने देखा कि विराट के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह जानने के लिए ध्रुव ने उससे सवाल किया, क्या हुआ भैया, कोई और मुसीबत? वही ध्रुव की इस बात को सुनकर विराट ने अपना सिर हिलाया और फिर परेशानी भरी आवाज में ध्रुव को जवाब दिया, वो खुफिया रास्ता खोजना ज्यादा बड़ी बात नहीं है छोटू, लेकिन ये जगह पैजर शहर से बहुत दूर नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ ज्यादा हलचल हुई तो मुझे लगता है कि इसकी भनक पैजर शहर के बाकी ताकतवर लोगों को भी पड़ सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका होगा रात में काम करना। लेकिन टाइगर डेजर्ट में रात काफ़ी छोटी होती है, और अगर हम सिर्फ रात में काम करेंगे तो एक तो हमारा दिन का वक्त बर्बाद हो जाएगा,
और साथ ही ये भी हो सकता है कि रात के अंधेरे में हमसे कोई ज़रूरी सुराग छूट जाए। वैसे तो हमें ताकतवर लोगों की उतनी फिक्र नहीं है क्योंकि हम भी कम ताकतवर नहीं हैं, लेकिन अगर रेगिस्तान योद्धा टोली यहाँ पहुँच गई तो हम भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पर ध्रुव ने तुरंत विराट से सवाल करते हुए कहा, लेकिन भैया ये रेगिस्तान योद्धा टोली आखिर इतनी ताकतवर क्यों है? ध्रुव की बात सुनकर विराट के चेहरे पर हल्की मायूसी छा गई, जिसके साथ उसने ध्रुव को जवाब दिया, रेगिस्तान योद्धा टोली पैजर शहर की सबसे ताकतवर टोली है और इसका मुझसे ज्यादा किसी को अफसोस नहीं है। वैसे देखा जाए तो ताकत के मामले में हम उनके बराबर ही हैं, लेकिन उस टोली का लीडर एक महादक्ष है जिसका नाम दर्रा है। और मेरे ख्याल से तुम्हें एक दक्ष और एक महादक्ष के बीच का फासला तो अच्छी तरह से पता होगा। इसलिए ज्यादातर हमारी कोशिश यही रहती है कि हम रेगिस्तान योद्धा टोली को नाराज न करें। लेकिन अगर हम यहाँ तलाश करते हैं तो भीड़ जमा होगी और इससे उन्हें शक हो जाएगा। ऐसे में वो ज़रूर यहाँ आकर हमारे इरादों पर पानी फेरने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैं इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहता हूँ। अपने भाई की बात सुनने के बाद ध्रुव समझ गया था कि उसका भाई तलाश तो करना चाह रहा था, लेकिन योद्धा टोली के लीडर से थोड़ा घबरा रहा था। और उसकी इस घबराहट की वजह जायज़ भी थी, क्योंकि उस पर अपनी टोली के सभी लोगों की जिम्मेदारी थी, जिसके बारे में उसे हर कदम पर सोचना पड़ता था। यही सोचते हुए ध्रुव कुछ देर तो चुप रहा, फिर उसने अपने दोनों भाइयों को देखकर मुस्कुराते हुए उनसे कहा, ठीक है भैया, आप लोगों को तलाश की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिएगा कि दिव्य रोशनी की खबर गलती से भी बाहर फैल न जाए। रही बात रेगिस्तान योद्धा टोली के लीडर की, तो अगर वो इस मामले में टांग अड़ाने की कोशिश करता है तो मैं उसे संभाल लूंगा। ध्रुव की इस बात को सुनकर उसके भाई रक्षित ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, तुम खबर के बाहर पहुंचने की फिक्र तो बिल्कुल मत करो। यहाँ जितने भी लोग हैं वो सभी फौलाद योद्धा टोली के सबसे खास लोग हैं। इन्हीं लोगों ने ये टोली बनाने में हमारी मदद की थी, इसलिए दिव्य रोशनी की बात को छुपा कर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। इतना कहकर रक्षित कुछ सोचने लगा और फिर उसने आवाज में हल्की घबराहट के साथ ध्रुव से कहा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम दर्रा जैसे ताकतवर आदमी को कैसे संभाल पाओगे। तुम्हारी ताकत तो। और इसके पहले कि वो अपनी बात खत्म कर पाता, ध्रुव ने अपने भाई की बात को बीच में ही काटते हुए उससे कहा, फिक्र मत कीजिए भैया, मैंने जो भी कहा कुछ सोच समझकर ही कहा है। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है और आप लोगों को बस वो लोग यहाँ भेजने हैं जो रेगिस्तान में छिपा खुफिया रास्ता ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देखकर उसके दोनों भाई ज्यादा कुछ नहीं कह पाए। वैसे तो वो ध्रुव के लिए थोड़े परेशान दिख रहे थे, लेकिन मन ही मन उन्हें अपने भाई पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि ध्रुव ऐसे मौक़ों पर मजाक तो बिल्कुल नहीं करेगा, और अगर वो इतने भरोसे के साथ कह रहा है कि वो दर्रा को संभाल लेगा तो फिर वो ज़रूर ऐसा कर लेगा। यही सोचते हुए विराट ने पीछे मुड़कर रेहाना को आदेश देते हुए कहा, ठीक है, अगर ऐसा ही है तो रेहाना, तुम जल्द से जल्द वापस जाकर टोली के ऐसे योद्धाओं को यहाँ बुलाओ जिन्हें इलाका समझने में महारत हासिल है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम एक दिन में वो रास्ता खोज निकालें। अपने लीडर की बात सुनकर रेहाना ने अपना सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए उसे कहा, मैं समझ गई लीडर। इतना कहकर उसने जैसे ही सीटी बजाई तो पास ही घूमता एक ऊंट हड़बड़ाते हुए उसके पास आ गया, जिसके बाद रेहाना उस पर सवार होकर वापस पैजर शहर के लिए रवाना हुई। जाते जाते वो रेगिस्तान की रेत में निशान छोड़ते हुए जा रही थी ताकि वो कहीं रास्ता न भटक जाए। फिर जैसे जैसे रेहाना नज़रों से ओझल हो गई तो ध्रुव ने एक राहत की सांस ली और फिर उसने नीचे झुककर अपना हाथ रेगिस्तान की गर्म रेत के अंदर डाल दिया। ऐसा करने के बाद उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, दिव्य रोशनी, क्या तुम सच में इस जमीन के नीचे हो? इतना कहकर वो रेहाना के वापस लौटने का इंतजार करने लगा, और खुशकिस्मती से रेहाना को ज्यादा देर नहीं लगी और वो इलाका समझने वाले योद्धाओं को अपने साथ लेकर वापस रेगिस्तान के उस इलाके में आ गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि ध्रुव और बाकी लोग उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसके बाद विराट के आदेश के मुताबिक 40 ऐसे योद्धा जिन्हें किसी भी तरह के इलाके को समझने की महारत हासिल थी, काम बांटकर उस पूरी जगह को अच्छी तरह से देखने में लग गए। लेकिन इतने सारे लोगों के इस मामूली से दिखते इलाके में इकट्ठा होने की वजह से पैजर शहर के बहुत से लोगों का ध्यान रेगिस्तान में चल रही खोज पर जाने लगा था। यही वजह थी कि रेहाना के वापस आने की कुछ देर बाद कुछ योद्धा टोलियों की टीम्स भी इस इलाके के पास आकर ये पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर फौलाद योद्धा टोली इस इलाके में करना क्या चाह रही थी।
इस बात का पता लगाने के लिए जैसे जैसे वो लोग करीब आने लगते, तो विराट के आदेश के मुताबिक उसके योद्धा उन लोगों को दूर ही रोक देते ताकि वो आगे न जा सके। क्या मिल पाएगी ध्रुव को इस इलाके में दिव्य रोशनी?